सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, आज के इस वीडियो में अपनी इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ बचपन का। मित्रों, यह पाठ लेखिका कृष्णा सोबती जी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। हिंदी साहित्य की संस्मरण विधा में ये लिखा गया है। मित्रों, संस्मरण विधा में लेखक या लेखिका अपनी यादों को लिखित रूप में प्रस्तुत करता है। तो आइए लेखिका कृष्णा सोबती के जीवन की जो बचपन की यादें हैं उनमें खो जाते हैं। लेखिका हमें अपने बचपन की ओर ले जाती हैं और बताती हैं कि वो अपने बचपन में किस प्रकार से कपड़े पहनती थी, क्या वो खाती थी, कैसे उनके बचपन के दिन बीतते थे और तब के बचपन में और आज के बचपन में क्या क्या अंतर आ गया है। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, बचपन में लेखिका क्या करती थी? सबसे पहले पाठ में दिया है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। कौन ले जाएगी? लेखिका कृष्णा सोबती जी कहती हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका अपने बचपन की ओर हमें ले जाती है, बचपन की बातें बताती हैं। देखिए क्या कहती हैं, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ। मतलब लेखिका की इतनी उम्र हो चुकी है अब कि वो तुम्हारी दादी की उम्र की हो सकती है। घर में जो तुम्हारी दादी अम्मा हैं उनकी उम्र की भी वो हो सकती हैं, तुम्हारी नानी की उम्र की भी हो सकती हैं, बड़ी बुआ भी हो सकती हैं, बड़ी मौसी भी जैसी भी उम्र की हो सकती हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। लेखिका बताती है कि परिवार के लोग उनको जीजी कहकर पुकारते हैं। लेखिका आगे बताती है, हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं, उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आदमी अपने को बड़ा बड़ा सा महसूस करने लगता है, सयाना सा, बूढ़ा सा महसूस करने लगता है। तो ऐसा ही लेखिका कृष्णा सोबती जी बता रही हैं। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो लेखिका कहती है मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अब जो शताब्दी जो है वो 100 वर्ष के समय को शताब्दी कहते हैं। तो जो सन 1900 से लेकर के जो है सन 2000 तक का जो समय है वो पिछली शताब्दी में आता है। अब क्योंकि लेखिका 1900 से 2000 के बीच में पैदा हुई तो उस समय की वो शताब्दी थी, लेकिन अब कौन सा चल गया है? अभी 2000 से आगे का जो समय चल गया है, अभी ये 2022 चल रहा है, तो ये अगली शताब्दी होगी। तो लेखक कहती हैं कि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए भी मैं अपने को बड़ा बड़ा सा महसूस करने लगी हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो जो पहले का पहनना ओढ़ना था उसमें और आज के ओढ़ने पहनने में बहुत अंतर आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। लेखिका कहती मैं पहले रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे रंग नहीं, हल्के रंग। तो जब बचपन में लेखिका बहुत ही गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, वो रंग उन्होंने बताए हैं, और अब उनका मन ऐसे कपड़े पहनने का नहीं करता है। अब वो सफ़ेद कपड़े पहनने का मन करता है, हल्के रंग के कपड़े पहनने का मन करता है, गहरे रंग के कपड़े पहनने का मन नहीं करता है। लेखिका कहती हैं मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनती हूँ। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। तो बचपन में बच्चे जैसे पहनते हैं उसी प्रकार से लेखिका भी पहनती थी, लेकिन उनके समय में और अब के समय में बहुत अंतर आ गया है। वो यहाँ पे बता रही हैं कि हल्की नीली और पीली धारीदार फ्रॉक उन्होंने पहनी, गोल कॉलर वाली, बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक भी उन्होंने पहना, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में
रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेखिका कहती हैं उनके समय में क्या क्या चलन था वो बता रही हैं। लेमन कलर का, लेमन लेमन बोलते हैं नींबू को, तो नींबू का कलर का जो हल्का ग्रीन, हल्का येलो टाइप का, पीले रंग का या हल्का हरा हरा सा जो लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, उसके नीचे फर टंगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी रंग की, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। इस तरह वो अपने बचपन के पहनावे को याद करती हैं संस्मरण में कि मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं, मतलब मोजे जुराबें उसको अभी तक याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, लेके कहती हैं कि बचपन में वो खुद मोजे धोते थे, जबकि उनके घर में नौकर चाकर भी थे, लेकिन क्या था, वह नौकर और नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे जुराबें। इसकी सख्त मनाही थी, घर वालों ने मना कर रखा था कि आप जो है जुराबें अपने मोजे स्वयं धुलेंगे, खुद धुलेंगे, वो नौकर नौकरानी को धुलवाने के लिए नहीं देंगे, तो वो खुद ही धुलने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, इतवार रविवार की सुबह धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो ये बच्चों का संडे का जो काम था, ये अपने मोजे जूते चमकाना था। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो यहाँ सर्वर किसी का नाम हो सकता है। ये सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, शू माने जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। जो पहले के जूते और आज के जूतों में बहुत अंतर हो गया है। पहले जूते इतने आरामदायक नहीं होते थे, बड़े हार्ड होते थे, नरम नरम नहीं होते थे, वो पैर में काटने भी लगते थे, घाव कर देते थे पाँव में। लेकिन अब ऐसे नहीं है, अब तो बिल्कुल आरामदायक जूते हैं। लेखिका बताती हैं हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, मतलब हमारे पाँव में छाले पड़ जाते थे उनसे शुरू शुरू में। नए नए जूते जब वो थोड़ा सेट हो जाते थे तब नहीं, शुरू शुरू में। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। रुई इसलिए कि जिससे कि पाँव में उसको लगा लें। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, जो जूता अगर काटने लगे तो रुई को कहाँ रख लेते थे, मोजे के अंदर रख देते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। लेखिका कहती हैं कि हमारे ज़माने के बचपन में और इस ज़माने के बचपन में बहुत अंतर आ गया है। हम शनिश्चर को हर शनिश्चर को, शनिश्चर होता है शनिवार, हर शनिश्चर को हमें ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल होता है ये, और कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल होता है, ये पीना पड़ता था। बच्चों को ये पिलाया जाता था जिससे उनका पेट ठीक रहे, पेट साफ हो जाए, कीड़े ना हो, गंदगी ना हो पेट में। तो कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल जो ऑयल, जैतून का तेल और अरंडी का तेल, उनको पीना पड़ता था। और ये बहुत बुरा होता है पीने में, बड़ा मुश्किल होता है, उल्टी का मन हो जाता है इससे। तो यह एक मुश्किल काम था, लेखिका बताती हैं। शनिश्चर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, पहले ही महसूस होने लगता था, उसकी बदबू महसूस कर करके ही मन खराब हो जाता था, कहने का मतलब। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मितली होता है उल्टी का मन खराब हो जाना। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते, उसको नहीं भी पीते उस ऑयल को, तो वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। अगर हम वो शनिवार की दवा नहीं भी पीते तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। लेकिन उस समय नियम था, पीना पड़ता था। तो तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। लेखिका कहती हैं यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी अब
बदल गई हैं, पहले वाली दिलचस्पियां नहीं रही हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न उन दिनों नहीं होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, जो पहले जिसको कुल्फ़ी बोलते थे आज वो आइसक्रीम का रूप उसने ले लिया। कचौड़ी समोसा जो उस ज़माने में था वो आज पैटीज में बदल गया है। आज जो आप पैटीज खाते हैं उस समय में कचौड़ी और समोसा खाते थे। शहतूत और फल से और खसखस के शरबत अब कोक और पेप्सी का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान, गिरजाघर वहाँ पर होते थे, तो उसका मैदान जो था वहाँ पर हम पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते, ढलान उतरते और माल पर पहुँच जाते। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू, मन भावनी खुशबू याद करती हैं लेखिका जी पुराने दिनों को। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका जी कहती हैं कि हफ्ते में एक दिन चॉकलेट खरीद सकते थे। आजकल का बच्चा तो रोज़ चॉकलेट खरीद सकता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट और टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, मतलब मेरे पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी जमा रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती थी। लेखिका बताती, मैं खड़े खड़े चॉकलेट कभी नहीं खाती थी। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती थी। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद करती हैं लेखिका जी। लेखिका जी कहते हैं शिमला के काफ़ल बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। तो बताती हैं कि जो किस तरह से आग में हम भून करके उनको छिलके उतार उतार कर उनको खाते थे। और सुना होगा कि चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म में गाना बजता था, चना जोरी गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोरी गरम। तो ये गाना बजता था उन दिनों। लेखिका बताती है हमारे ज़माने में ये गाना बजता था, स्कूल के हर बच्चे को ये गाना आता था, क्योंकि फिल्मी गाना था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो कुछ बच्चे पूड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, पूरा मतलब छिड़कवाते, बुरकवाते मतलब छिड़कते, उसमें पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक दाना, एक एक जो है चने का दाना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। ये लेखिका बताती हैं घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी करेंगी। लेखिका जी कहती कि आज मैं उनकी बात नहीं करूँगी, आज उनकी बात फिर कभी करूँगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च और चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से
प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती। तो लेखिका कितनी अपने बचपन की यादों में खो जा रही हैं। बताती हैं रिज पर भी रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। तो बता रही हैं सर्वर को कि जो है जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता जो खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी कालका ट्रेन, है ना। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। लेखिका बताती है कि यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे उस ज़माने में। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात हो रही, अंग्रेज डॉक्टर हुआ करते थे उस समय ना। तो शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। लेखिका बताती है जब पहली बार चश्मा, उस समय चश्मे लगाते ही नहीं थे लोग, अंग्रेज लोग ही लगाते थे। तो शुरू में जब चश्मा लगाना मुझे बड़ा अटपटा लगा। लेखिका बताते हैं छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते, सारे जो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बूढ़े हों, सब जब मैंने चश्मा लगाया सब मेरी ओर ही देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, ऐनक मैंने चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो लेखिका जी कहती है डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन इसको पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, फिर चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। अब डॉक्टर तो ऐसे बोलते ही हैं लेकिन चश्मा नहीं उतरता भैया। तो क्या है, वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। लेखिका कहती है डॉक्टर साहब ने आश्वासन तो दिया था लेकिन चश्मा आज तक नहीं उतरा, बस नंबर कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। मतलब लेखिका कहती हैं कि चश्मा नहीं, जो नंबर घटते बढ़ते रहे इसकी मैं जिम्मेवार स्वयं हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो और आजकल तो आंखें बहुत ख़राब हो रही हैं क्योंकि सारे के सारे लोग मोबाइलों में लगे हैं। मोबाइल से की लाइट से तो ज़्यादा आंखें ख़राब हो रही हैं। और जो दिन में लोग बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रात को ही ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो लाइट से भी आंखें ख़राब हो रही हैं। तो हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा और बोला देखो देखो कैसी लग रही है। तो आँख पर चश्मा लगाया तो वो बोला, ये लेखिका कृष्णा सोबती जी का फ़ोटो आप देख रहे हैं कि अब ये बुज़ुर्ग, बहुत काफ़ी बुज़ुर्ग हैं, तो अपने पुराने बचपन के दिनों की बातें बता रही हैं। और तो इनका जो चचेरा भाई कहने लगा, वो क्या कहने लगा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ऐसे चिढ़ाया कविता बना के, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, मतलब आँख पे चश्मा लगाया कि दूर की मैं देख सकूं, और या नहीं लड़की को मालूम कि इसकी सूरत लग रही है अब लंगूर की। तो मैं खींची, मतलब मुझे गुस्सा आया कि देखो मुझे लंगूर बता रहा है ना। तो मुझ पर यह दोहराया जा रहा है, शेर बुरा ना लगा। शेर तो ठीक था लेकिन अब क्या करें, तो उसको चिढ़ाया तो है ही भैया ने। तो जब वह चाय पीकर चले गए
तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर पहनी, देखती रही। तो अब सूरत बनी लंगूर की। तो याद आ रहा बार बार कि भाई ने ये बोला। तो सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मतलब कभी हाँ कर रही है, कभी ना कर रही है, अपने मन ही मन में, अकेले में। तो मैं फिर बोली, बताती हैं लेखिका जी, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। वो तब की बात थी जब शुरू शुरू में लगाया। अब तो चश्मे में ही मैं अच्छी लगती हूँ, और चश्मा चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है ये चश्मा तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ रहा है वो टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं टोपियाँ, कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, कहाँ सहज सरल सुबीते वाली हिमांचली टोपियाँ। कृष्णा सोबती जी का ये संस्मरण यहाँ पर समाप्त होता है। वो अपने पहनावे, अपने बचपन के दिनों को याद करती हैं, खान पान को बताती हैं। तो मित्रों, ये एक हिंदी साहित्य की संस्मरण विधा है जिसमें लेखक अपनी यादों को अपने पन्नों पर उतार देता है, और जो हमें पढ़ने को मिलती हैं उनके जीवन की यादें, इसी को हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा के नाम से जाना जाता है। संस्मरण विधा का यह पाठ कृष्णा सोबती का बहुत ही बचपन, जो उनका पिछली शताब्दी में हमको लेके जाता है, बहुत ही अच्छा पाठ है, और इसको आप अवश्य पढ़िएगा। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्ति कर रहा हूँ। अगले वीडियो में इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।